क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, हम इस पीरियड का अध्ययन कर रहे हैं, खास करके मुगल दरबार के मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 पॉइंट पढ़ लिया है और अब हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 8 शाही नौकरशाही, यानी मुगल साम्राज्य में किस प्रकार की नौकरशाह की व्यवस्था थी। दरअसल ये जो नौकरशाह है आज के हमारे ब्यूरोक्रेट के जैसा है। अब थोड़ा ब्यूरोक्रेट की प्रक्रिया को समझ लीजिए। एक आप सिंपल प्यून से लेकर क्लर्क से लेकर ऑफिसर और ऑफिसर से लेकर, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है नौकरशाह के अंतर्गत आती है। लेकिन हमारे यहाँ एक आज के दौर में मंत्री है, जो अब मंत्री भी वैतनिक हो गए हैं। ठीक है, तो वह मंत्री बिल्कुल राजा के अधीन काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी जो नौकरशाह था, ठीक है, वो बिल्कुल ही वैतनिक था और कुछ ऐसे थे जो जमींदार वर्ग से बिलोंग करते थे, कुछ ऐसे थे जो सम्भ्रांत परिवार के लोग में से थे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि भर्ती की प्रक्रिया इनकी कैसी थी और इनका पद तथा ओहदा कैसा था। ठीक है, और कैसे इनके पद और ओहदे का निर्धारण किया जाता था। तो मुगल इतिहास विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित थी, यानी सारे चीजों का या सारे चीजों की शक्तियां केवल और केवल बादशाह में निहित थी। चाहे वह प्रशासनिक शक्ति हो, चाहे वह आर्थिक शक्ति हो, चाहे वह राजनीतिक शक्ति हो, चाहे वह सैनिक शक्ति हो, चाहे वह विदेश नीति का शक्ति हो, ये सब कुछ बिल्कुल राजा स्वयं अपने आप में डिसीजन लिया करते थे और अंतिम निर्णय राजा के कहने से जो होगा वही होगा। इन्होंने अपनी सलाह और मशवरे के लिए एक नौकरशाह की व्यवस्था भले ही किया हो, अपने प्रशासन को चलाने के लिए नौकरशाह को रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब अकबरनामा ने साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना दी, ये जो सोर्सेस जिससे हमको पता चलता है, ठीक है, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। मैंने इसको बतला दिया। मुगल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप उन तरीकों को समझ पाएंगे जिनसे कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ है। जैसे अकबर के टाइम में बिल्कुल ही अच्छे ढंग से सक्षम हुआ, शाहजहां के टाइम में भी सक्षम हुआ। अब मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके ऑफिसर का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। दरअसल ये अभिजात वर्ग 2 तरह का होता था, मोटा मोटी 2 तरह का। एक जो जमींदार वर्ग से बिलोंग करता था, ठीक है, और एक जिनकी नियुक्ति की जाती थी पद और ओहदे देकर, ठीक है, एक वो वर्ग था। ये सभी अभिजात वर्ग में शामिल थे। अभिजात वर्ग में भर्ती प्रक्रिया भिन्न भिन्न निर्जातीय व धार्मिक समूहों से होती थी। अब इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो, ठीक है, कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मैंने इससे पहले भी चर्चा किया था कि बादशाह अपने साम्राज्य की अन्य शक्तियों से सशंकित रहता था। मसलन अपने प्रांतों में जो नियुक्त गवर्नर होते थे उन पर बारीकी से वो निगरानी रखा करते थे, उनकी जासूसी किया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह
अत्यधिक मात्रा में धन को इकट्ठा कर ले और एक सैनिक खड़ा कर ले चुपके से, और फिर हमें चुनौती देने के लिए निकल पड़े। तो जगह जगह पर शासक अपने गुप्तचर्स को सेट किए हुए था, और एक ही दिन में गुप्तचरों की इस तरह कड़ी थी कि पूरे साम्राज्य से वह समाचार हासिल कर लेता था। तो इसके लिए साम्राज्य को टूट फूट से रोकने के लिए वह एक ही धर्म, एक ही जाति के लोगों को गवर्नर नहीं बनाता था, बल्कि अलग अलग समूहों से बना डालता था। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही आप पाएंगे कि तुर्रानी भी थे, और ईरानी अभिजात वर्ग जो है अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। तुर्रानी, ईरानी, ठीक है, ये अलग अलग जाति के समूह थे, हैं इस्लाम को ही मानने वाले, ठीक है। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, और कुछ अन्य जो थे बाद में मुगल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों, जिसमें से एक राजपूत था और एक भारतीय मुसलमान, ने शाही सेवा में प्रवेश किया। भारतीय मुसलमान का मतलब समझ जाएंगे आप, जो मुगल काल की स्थापना होने से पहले जो मुसलमान यहाँ रह रहे थे उन्हें भारतीय मुसलमान कहा गया। अकबर स्वयं तुर्की और मंगोल का मिश्रण है, ठीक है, सॉरी, हाँ मिश्रण है, और बाबर ने ही तुर्की और मंगोल से मिल करके उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो इस प्रक्रिया में दिल्ली सल्तनत से पहले के समय और उस समय तक जो कुछ चलता चला आ रहा था, फिर कुछ राज्य ऐसे थे जो मुगल काल में भी चला है, और वो पूरी तरह से भारतीय माने जाते हैं, कहे जाते हैं राजपूतों का राज्य। तो इन दोनों ने भी क्या किया, मुगल शाही दरबार में प्रवेश किया, और इन दोनों के पास कोई अन्य चारा नहीं था इनकी अपनी हैसियत, अपनी साख बचाने का। इनके पास एक ही था, क्षमा याचना करना। और अगर आप क्षमा याचना नहीं करना जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो फिर आप युद्ध ही झेल लीजिए, और युद्ध में भारी तौर पर जन माल की नुकसान है, ठीक है, और अंततोगत्वा आपके राज्य को जीत लिए जाएंगे। ये पूरी तैयारी है, क्योंकि मुगल सेना एक प्रशिक्षित सेना के तौर पर काम कर रही थी, और अन्य जो राजपूत सेना है वो बिल्कुल ही भाड़े पर खड़ा किया गया था, सेना किराए पर खड़ी की गई थी। लोग काम कर रहे हैं, उठा लिया, चलो लड़ाई लड़ने के लिए, बस चले गए, ठीक है। तो इनकी कोई रणनीति नहीं हुआ करती थी, यह सिर्फ भीड़ की सेना थी। तो भीड़ की सेना की जीत कभी ही सुनिश्चित होती है, कभी कभार ही होती है, ये ऐसा नहीं है। आपके पास मान लीजिए 1 लाख सैनिक है, मेरे पास अगर बजायता उसका हाफ 50,000 ही सैनिक है, ठीक है। अगर मैंने रणनीति से लड़ाई किया तो मेरे 50,000 सैनिक आपके अगले 1 लाख सैनिक पर भारी पड़ेंगे। तो 50,000 की क्षमता का इसको खुद ब खुद रणनीति में तब्दील कर दिया। तो उस दौर में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इस तरह से प्रशिक्षित सेना नहीं मिलता था। लेकिन चूंकि बाबर तुर्क से आया हुआ था, ठीक है, तुर्क की तरफ से आया हुआ था, मध्य एशिया से आया हुआ था, ठीक है, तो ये इनको संघर्ष व परिस्थितियों ने एक बेहतर सेना का निर्माण कर डाला। अब आगे आप देखेंगे कि इसमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जो शाही दरबार में नियुक्त हुआ था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। किसकी पुत्री से? तो आमेर का राजा भारमल, ठीक है, वो कछवाहा था, और उसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी उनको प्रमोशन दिया गया। जैसे
अकबर का वित्त मंत्री राजा टोडरमल है। टोडरमल खत्री जाति से था। देखिए मुगल अभिजात वर्ग आपका ब्रैकेट में है, बॉक्स में है। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक चार चमन, ये जो पुस्तक चार चमन है अर्थात चार बाग, बात समझिए, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है। इसके आगे ब्राह्मण जोड़ दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्राह्मण क्यों जोड़ा गया, क्या उनका टाइटल था? अगर हम चंद्रभान ही लिखते तो क्या आपत्ति थी? तो चंद्रभान की पुस्तक था चार चमन, चार बाग में मुगल अभिजात वर्ग का इस प्रकार वर्णन किया गया है। अब जरा सोचिए चंद्रभान क्या थे, कौन थे, ये भी पता नहीं, बल्कि वो खत्री जाति के लोग वहाँ सर्विस में थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की बात भी है। विभिन्न जातियों जिसमें अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, ततार, रूसी, अबिसिनियाई इत्यादि, और देशों में तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, अरब, ईरान, खुरासान, तुरान के लोगों, वस्तुतः सभी समाजों से विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी इतने सारे लोग थे, इतने सारे विदेशी लोग थे, इतने सारे जाति लोग थे जिनको शाही दरबार, मुगल शाही दरबार में जगह मिला। आप पाएंगे कि ये सभी के सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, केवल मुझे लगता है कि जो भारतीय, मूल रूप से भारतीय क्षेत्र में जो पहले से राज्य कर रहे थे, राज कर रहे थे, राजपूत जाति के लोग, ठीक है, और यही यहाँ के मूल रूप से रहे, हिंदू रहे हैं और हिंदू में इनकी गिनती की गई हो। अब इसमें से देखना यह है कि ये जितने सारे लोग जो विभिन्न समूहों से हैं और श्रेणियों से हैं, तो निश्चित रूप से इनके पास एक अलग ज्ञान का भंडार रहा होगा। ये अलग अलग काम में माहिर रहे होंगे, समूहों, इनकी समूह अलग रही होगी। तो ये ज्ञान शिल्प में निपुण व्यक्तियों के साथ साथ योद्धाओं को रखते थे। अब उदाहरण के लिए कि बुखारी और भक्कारी विशुद्ध वंशों के सैयद, अभिजात वंश के शेखजादा, लोधी, रोहिल्ला, यूसुफजाई जैसी अफगान जनजातियों। आप देखिए राणा, राजा, राव व राया अर्थात राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हार्ड, गौड़, चौहान, पंवार, भादुरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत नाम से संबोधित की जाने वाली राजपूत जातियों व घक्खर, खोखर, बलूची और अन्य सभी भारतीय जनजातियां जो तलवार चलाती थी, जरा देखिए, जो तलवार चलाती थी वह 100 से 7,000 जात के मनसब घास के मैदानों, पर्वतीय भागों से भूस्वामी कर्नाटक, बंगाल, असम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमायूं, तिब्बत व किश्तवाड़ इत्यादि क्षेत्रों से सभी जनजातियों और समूहों को शाही दरबार को चूमने अथवा रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जरा आप लोग इस समीकरण को समझिए। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप सामाजिक श्रेणी में सबसे ऊपर में हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। यही समीकरण आप जरा देखिए, आप सामाजिक श्रेणी में कितने निम्नतर हो। आपको केवल और केवल कृषि कर्म में ही लगा कर रखा गया था और वहीं पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। अब सोचिए जरा, ये जो बाहरी विदेशी लोग थे, बाहरी, इनमें से किस शासक के समय में किनको सबसे ज़्यादा अच्छा पद मिला है? ईरानी को ज़्यादा तरजीह जहांगीर के इस टाइम में मिला है। और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी जो थी नूरजहां, ठीक है, जहांगीर की रानी, ठीक है, ईरानी थी।
यानी ईरान की रहने वाली, आज के ईरान की रहने वाली थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। सीधा सा समीकरण था, साम्राज्य को बैलेंस करने की नीति थी इनके पास, संतुलन करने की नीति थी, इसलिए इन्हें तवज्जो दिया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे, यानी मराठी लोग भी कम नहीं थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे थे। एक था जात, जो शाही पदानुक्रम मतलब समझते हो, पोस्ट के हिसाब से, शाही पोस्ट के हिसाब से अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था, और सवार यह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात, जो कि उमरा के नाम से जाना जाता है, अमीर का बहुवचन शब्द है उमरा, सैन्य अभियानों में ये अभिजात वर्ग अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे और प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बतलाया है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में जो जमींदार या जो सरदार नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, वह वस्तुतः राजस्व कलेक्शन से लेकर सैनिक शक्ति का सेवा देना उनमें शामिल था। प्रशासनिक देखभाल तो करना था ही। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का एक अपरिहार्य अंग था, ठीक है। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। घोड़े में दाग और हुलिया की प्रथा प्रचलित थी। जो अच्छा घोड़ा था उसको दाग दिया जाता था, गर्म करके किसी लोहे वाले आइटम से, ठीक है, उसको दाग दिया जाता था और वो शाही पहचान बन जाता था कि ये अच्छा घोड़ा है, तंदुरुस्त घोड़ा है, ठीक है। अब बाकी देखेंगे कि निम्नतम ओहदे के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और अधिकारी नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। तो आप समझिए, समय समय पर सारे अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनका परीक्षा लेना, ठीक है, कोई बदमाशी कर रहा हो तो उसे दंड देना या उसको निकाल देना, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं चलती थी। अब यहाँ पर जब आ गया एक मनसब प्रथा, तो अकबर ने मनसब प्रथा जो शुरू किया था, अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए, और अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा, शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात वर्ग के जरिए याचिका देता था, क्या, जो बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। अगर वह याचनाकर्ता या याचिकाकर्ता को सुयोग्य मान लिया जाता था, तब उसे वह मनसब प्रदान किया जाता था। ऐसे लोगों का टेस्ट होता था और प्रायः ऐसे में सलाह और मशविरा लिया जाता था, ठीक है, कि किनको मनसब का पद दिया जाए, ठीक है, और किन्हें नहीं दिया जाए। तो मीर बख्शी सबसे ज़्यादा उच्चतम वेतनदाता वाले लोग थे और खुले दरबार में बादशाह के दाएं और खड़ा होता था मीर बख्शी, और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। यानी मीर बख्शी एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर था और बादशाह इनके ही सलाह पर मनसबदार की नियुक्ति करता था। तो आप सोचिए जरा कि ये खड़ा कहाँ है, ये खड़ा है आपका दाएं तरफ में, बादशाह के दाएं और खड़ा रहता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर और हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था, दोनों का। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, एक था दीवान ये आला, जिसको हम वित्त मंत्री कहते हैं, और एक है सद्र उस सुदूर, जिसको मदद ये मास कहते हैं। यानी आपने वित्त मंत्री को भी देख लिया और सद्र उस सुदूर को भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें से ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे। कौन?
तो नंबर 1 मीर बख्शी, नंबर 2 दीवान ये आला, और नंबर 3 सदर उस सुदूर मदद ये मास अथवा अनुदान मंत्री। ठीक है, जो कभी कभी न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति भी किया करता था। अब अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक और राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। ठीक है, यानी एक मजबूत साम्राज्य की नींव डाला। दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक ऐसा भी दल था, सुरक्षित दल था, जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जाता था। मतलब ये बिल्कुल ही रिजर्व फोर्सेस की तरह रहा करता था, आज के रिजर्व फोर्सेस की तरह ही रहा करता था कि अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो भिन्न भिन्न प्रांतों में या जिन प्रांतों में कमज़ोर पड़ी तो उन्हें तत्काल तैयार करके सेना के साथ ही भेज दिया जाता था। ठीक है, दिन रात आप समझिए बादशाह और उसके सबके घराने की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाते थे। यही एक ऐसा दल था। तो दरबार में अभिजात कौन था? अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मॉन्सरेट ये पूछता है कि अकबर के दरबार में कौन सा क्रिश्चियन आया था। ठीक है, कौन था? तो फादर एंटोनियो मॉन्सरेट, याद रखेंगे। सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है जैसे कि वे उसके दास हों। अब इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। ठीक है, तजवीज एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली एक ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। ठीक है, अब 8.2 सूचना तथा साम्राज्य। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। ठीक है, दरबारी के लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था, जिसे हम लोग वाक्यानवीस के नाम से जानते हैं। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों और दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों का आलेख तैयार करता था। मतलब समझिए, पूरे साम्राज्य भर से जितने सारे इन्फॉर्मेशन आते थे इनके पास, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे किसी फौजदारी का मसला हो, चाहे दीवानी का मसला हो, किसी का फरियाद हो, तो ये बिल्कुल ही इनका एक टीम लगा हुआ रहता था और वह इसको प्रिंट करता था। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि अब इसके अतिरिक्त अभिजातों तथा क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, जिसको वकील के नाम से जाना जाता है, दरबार की बैठकों की तिथि व समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबारात ये दरबार, ये मुल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। मतलब इनकी कार्यशैली बिल्कुल ही आज के अखबार को प्रकाशन करने की तरह ही था। ठीक है, कलेक्शन करते थे फिर वह प्रकाशन करते थे, लेकिन प्रकाशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वो राजतंत्रात्मक शासन था। अब अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार में उपस्थिति, पदों और पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडल, ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ, ये सब कुछ होता था। राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए यह सूचनाएं बहुत उपयोगी होती है। समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों ये बिल्कुल ही दिन रात दौड़ते रहते थे। पहले भी मैंने आपको बतलाया था और मैं फिर से आपको बतला देता हूँ कि साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रांतों से सूचना को इकट्ठा करने के लिए
शासक जगह जगह पर एकदम डाक सेवा की व्यवस्था कर रखे थे और 1 मील की दूरी पर डाक सेवा की व्यवस्था थी। यानी वह फुर्तीले के साथ वो गांव की सूचना को, किसी विलेज की सूचना को, किसी प्रांत की सूचना को इकट्ठा किया और उन्हें शासक के पास पहुंचानी है, तो वह उस घोड़े घुड़सवार डाक वाली व्यवस्था को देगा, जो तत्काल ही अपने कुछ ही कदम, कुछ ही फासले की दूरी पर वह पहुंचाएगा। फिर वह एक्टिव होकर वहां दूसरा घुड़सवार रहता था, वो फिर लेता था, अगले को पहुंचाता था, फिर वह लौट आता था, फिर इसी तरह से अगले को देता था, फिर वह पहुंचाता था। और इसी तरह से एक क्रमबद्ध चैन सिस्टम से शासक के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता था। सोचिए कितनी तत्परता के साथ काम करते होंगे। आप दिन और रात दौड़ते रहते थे, इन्हें न रात नजर आती थी न दिन नजर आती थी, केवल शासक की कर्तव्यनिष्ठता नजर आती थी। ठीक है। अब राजधानी से बाहर जितने भी प्रतिनिधि तैनात हैं, या राजकुमार हो, चाहे अधीनस्थ शासक, बड़े ध्यान से इन घोषणाओं की नकल तैयार करते थे और वह संदेशवाहक के जरिए अपनी सारी टिप्पणियों को अपने स्वामियों के पास भेज देते थे। अब सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत ही त्वरित गति से सूचना के तंत्र से जुड़ा हुआ था। ठीक है, मजबूत तरीके से। केंद्र से परे प्रांतीय शासन, प्रशासन, केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था। सेम जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति साम्राज्य में हुआ था, सेंट्रल लेवल पर हुआ था, यानी शासक के स्तर से हुआ था, प्रांतों में भी इसी तरह की नियुक्ति की गई थी। अब वहां का प्रमुख गवर्नर होता था, जो सीधा बादशाह को सारी सूचनाएं देता था और लेता था और बादशाह के ही दिशा निर्देश पर काम करता था। सूबा कई सरकार में बटा हुआ था। इसका मतलब है साम्राज्य बटा है प्रांत में, प्रांत बटा है सूबा में, सूबा बटा है सरकार में। ये आपका प्रशासनिक बंटवारा है। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदार के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी और इन इलाकों में फौजदारों की विशाल घुड़सवार फौज तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना, जिसको हम लोग उप जिला के नाम से जानते हैं, स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, जिसको हम लोग कानूनगो, राजस्व अभिलेख, कानूनगो का कार्य था राजस्व अभिलेख की सूची तैयार करना। चौधरी था राजस्व संग्रह का प्रभारी। ये जो आज भी आपको टाइटल जो चौधरी मिल रहे हैं, आप इनको कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी प्रभार में दिए गए थे, इसलिए ये चौधरी कहे गए। तो कौन सा प्रभार इनको मिला था? राजस्व संग्रह का प्रभार। जितनी जातियों के टाइटल सूट हैं, उस टाइटल सूट को कहीं ना कहीं एक प्रभार ही दर्शाता है। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक और संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से काफी कुशल थे। ठीक है, और ये सभी शासक के कार्यों में सहयोग करते थे, चाहे वह क्षेत्रीय लेवल पर हो, चाहे वह प्रांत के लेवल पर हो, चाहे वह साम्राज्य के लेवल पर हो। यूँ समझिए, साम्राज्य बटा है प्रांत, प्रांत बटा है सूबा, सूबा बटा है सरकार और सरकार बटा है परगना। ठीक है, तो सूबा और परगना, इन सारे इलाकों में, इन सारे क्षेत्रों में एक बहुत ही दक्ष तरीके से अधिकारी लोग कार्य करते थे। सभी जगह फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए, गांव के लेखा जोखा तैयार करने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है। पर जैसा कि आपने देखा कि इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही था। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधन और सत्ता को लेकर टकराव होते रहा है।
जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे और उन्हें मिल भी जाती थी।